Hello and welcome to Vestas Learning, which provide quality education for all. So if you want quality education, please connect it with us. बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके संचयन भाग 2 का जो पहला चैप्टर है हरिहर काका, जिसे लिखा है मिथिलेश्वर ने। सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी कहानी है और इसे कहानी भी कह सकते हैं और संस्मरण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लेखक के अपने अनुभव की बात है जो वो याद कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कहानी है, तकरीबन 19 पन्नों की कहानी ये है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि इतनी बड़ी कहानी कौन पढ़ेगा। लेकिन जब आप एक बार इस कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और भारत के या विश्व के कई घरों की ये कहानी है। विशेष करके हमारे भारत की ये स्टोरी ली गई है, इसलिए हम इसे भारत में रह के बात करेंगे। और आज का जो समाज है वो एकल परिवार में विश्वास करता है, मतलब छोटी छोटी फैमिलीज, मम्मी पापा बच्चे, बस। तो जॉइंट फैमिली का जो थीम है, जॉइंट फैमिली की जो खुशी है रहने के साथ में, वो आप लोग ये फील ही नहीं कर पाए हैं अभी तक। लेकिन जॉइंट फैमिली में रहने के कुछ नफे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन नफे और नुकसानों के साथ रिश्ते नहीं निभाए जाते। लेकिन आज का जो समाज है वो हर रिश्ते को निभाने में अपना नफा और नुकसान देखता है। जिसमें मेरे को फायदा है वो काम हम करें और जिसमें नुकसान है वो काम कौन करे, है ना। कुछ हमारे ऐसे गेस्ट आते हैं जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, थोड़े हमसे स्टेटस में बड़े होते हैं, और अगर ऐसे मेहमान हमारे घर आ जाते हैं, पैसे में हमसे बड़े होते हैं, हम उनका आदर भाव जो होता है अपने औकात से ऊपर जाके करते हैं, अपने बजट से ऊपर जाके उन पे खर्च करने की कोशिश करते हैं कि भाई उसे ऐसा ना लगे कि उसके हिसाब का हमने उसे ट्रीटमेंट नहीं दिया। और वहीं जब कोई हमारे घर हमारा ऐसा मेहमान आता है जो दर्जे में, पैसे में, रुतबे में हमसे कम है या बहुत कम है, तो हम उसे ऐसा ट्रीट करते हैं कि मतलब ये क्यों आ गया यार, उसे बोल दो मैं फ्री नहीं हूं, बाद में आए, हम उससे मिलना नहीं चाहते। आते ही घबरा जाते हैं कि कहीं कल को हमसे कुछ पैसे मांगने ना आया हो, है ना। तो हमारे अंदर ही ऐसी मानसिकता है कि हम स्टेटस के साथ रिश्तों को तोलते हैं, और जो हमारे स्टेटस का है, हमसे ऊपर है, उसके साथ तो हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो कम है उनके साथ हम नहीं जोड़ना चाहते हैं। और यही एक मेन कारण है कि हमारी आजकल की सोसाइटी जो है वो छोटे छोटे फैमिलीज में बढ़ गई है। एक जॉइंट फैमिली देखने को मिलती ही नहीं है। सब अलग अलग रहते हैं, फिर भी अलग अलग हो जाते हैं। ऐसी ही एक परिवार की कहानी मिथिलेश्वर यहां हमें बताते हैं, जो हमारे आम जन के अपने घर की कहानी सी आपको फील हो सकती है, लग सकती है। और इस कहानी में जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है हरिहर काका, जिसके ऊपर ये पूरी रचना जो है वो टिकी हुई है, ये मिथिलेश्वर के एक पड़ोसी काका, इनको आप कह सकते हैं, रहते हैं, जो बचपन में इन्हें बहुत प्यार करते थे, खिलाते थे। तो बहुत समय के बाद मिथिलेश्वर उनसे मिलने गए थे और गांव में घट रही कुछ घटनाओं का जिक्र वो करते हैं कि इस समय हरिहर काका पहले क्या थे, अब क्या हो गए हैं और कैसी स्थिति उनकी हो गई है। इसी की चर्चा इस कहानी में लेखक करते हैं। और इसके साथ एक और बात हमें बताते हैं कि कैसे धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पे हम लोग ठगे जाते हैं, और कैसे बड़े बड़े पंडित बनने वाले लोग, महात्मा, साधु, संत जैसे कपड़े पहनकर दिखने वाले लोग असल में अंदर से कितने बड़े गुंडे होते हैं, जो जोर से, जबरदस्ती से, जो प्रेम से न माने उसे जबरदस्ती से
मना के कोई भी काम करवाना जानते हैं। सिर्फ उन्होंने भगवान के नाम का चोला पहन रखा है, अपने आप को ढक रखा है, लेकिन अंदर से वो एक बहुत ही बड़े शैतान है। तो इस धार्मिक पाखंड की भी पोल खोलते हैं मिथिलेश्वर अपनी इस रचना से। तो हम पहले शुरू करेंगे कहानी, और कहानी की कुछ कुछ बातें हम पढ़ते चलेंगे और उसे समझते चलेंगे। तो मिथिलेश्वर शुरू करते हैं अपनी बात और कहते हैं कि हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूं। मतलब वे मिलने गए थे उनसे और वे वहां से उनसे मिलकर आए हैं। मिलकर उन्हें देखकर चिंता में पड़ गए, इसलिए कुछ लिखना सोचा उन्होंने और वो अब ये लिख रहे हैं। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे, उनमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ एक भूमिका तैयार कर रहे हैं मिथिलेश्वर, ताकि आपको ये फील हो कि क्यों भाई ऐसा क्या हुआ कि हरिहर काका कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, गूंगे से हो गए हैं, चुप हो गए हैं। यंत्रणाओं मतलब किस दुख तकलीफ संघर्ष से वो गुजर रहे हैं। तो ये आपको क्यूरियस करने के लिए मिथिलेश्वर ने ऐसे कहानी की शुरुआत की है। अब आगे वे चर्चा करेंगे कि क्यों काका ने उनसे बात नहीं की या वो किस चिंता में और परेशानी से वे गुजर रहे हैं। तो वे बताते हैं कि हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वो हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे या कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सब बताने से पहले अपने गांव का और खास करके उस गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूं, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। लेखक कहते हैं कि हरिहर काका ऐसे चुप क्यों हो गए हैं, क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो वो अब लोगों से बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारा गांव इस स्थिति से वाकिफ है, वो सब जानते हैं। और दूसरे लेखक ये कह रहे हैं कि अब सब तो जान ही रहे हैं, और वो कुछ बोल के, जैसे कहते हैं ना कि अपने मन का जो दुख है, अपने मन की जो तकलीफ है, आप किसी को कहिए तो आप हल्का महसूस करते हैं, लेकिन अब वो कहें किसको और क्या कहकर हल्का महसूस करें, क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति से अब गुजर रहे हैं जहां अब न वो इस पार आ सकते हैं न उस पार जा सकते हैं, उसका कोई हल उनको नजर नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने अपने आप को मना लिया है ऐसे ही जीने के लिए। तो लेखक कहते हैं कि अब मैं हरिहर काका किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और उनके बारे में मैं बताऊं, उससे पहले जान लेना जरूरी है मेरे गांव के बारे में और गांव की ठाकुरबाड़ी के बारे में। अब लेखक का जो गांव है और उस गांव में एक ठाकुरबाड़ी है, उसी से रिलेटेड ये पूरी कहानी आगे बढ़ेगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि कहानी अधूरी रह जाएगी अगर मैं अपने गांव और उस ठाकुरबाड़ी के बारे में आपको नहीं बताता। तो लेखक क्या कहते हैं, वर्षों पहले यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था। कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा किया करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत किया करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी हो, अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जो उनको सफलता मिलती, उस खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। तो कवि लेखक क्या कह रहे हैं कि उनका जो ये ठाकुरबाड़ी है, पहले एक क्या था, एक खाली सी जमीन जैसी थी।
तब हमारा गांव अभी पूरी तरह से बसा नहीं था, लोग इतने रहते नहीं थे। तो वो ये बताते हैं कि वहां पे एक साधु आ गए थे अपने आप कहीं से किसी दूसरे गांव के, और वहां रहने लगे थे। तो वो भिक्षा मांग के, जैसे साधु वाधु होते थे ना, तो भिक्षा मांग के अपना जीवन गुजारा करते थे, जो भी किसी के घर से कुछ खाने वाने को मिल जाए, और वहीं उस जगह पे बैठ के ठाकुर जी की या भगवान जी की पूजा किया करते थे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो काफी समय तक वहां रहने लगे, गांव भी थोड़ा फलने फूलने लगा, लोग आने लगे, लोगों की समृद्धि होने लगी। तो लोग उनको थोड़ा चंदा वंदा देकर वहां पे उन्होंने एक मंदिर छोटी सी बनवा दी कि अब ये मंदिर रहेगा, ये ठाकुर जी की पूजा करेंगे और हम लोगों से लेकर खाना वाना खाते रहेंगे। फिर उसके बाद जब जैसे लोगों ने क्या किया, इस मंदिर की मान्यता बढ़ने लगी। लोगों को ऐसा लगता था कि इसी मंदिर के चलते मेरा सब कुछ हो रहा है, तो लोग मनौती मानते थे, यानी इच्छा करते थे भगवान से कि भगवान, होती है ना कि डिजायर्स, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी बेटी की शादी करवा दो, मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो। हाँ, तो उससे क्या होता था, और जिसकी इच्छा पूरी हो जाती थी तो सामने वाले को ये लगता था कि ये ठाकुर जी की, ठाकुर बाड़ी की कृपा से हुआ है। तो वो क्या करते थे, ठाकुर बाड़ी में जाके थोड़ा चढ़ावा चढ़ा देते थे, कुछ जेवर पैसे, और जिसको बहुत कुछ हासिल हो जाता था वो अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देता था। तो ठाकुर बाड़ी के जो है संत जो वहां पे पूजा करते थे, वही उसके कर्ता धर्ता हुआ करते थे। अब आगे लेखक क्या कहते हैं कि ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना था, धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना था। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से होती है। होली का सबसे पहला गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है, तो दिवाली का पहला दीप भी ठाकुर बाड़ी में ही जलाया जाता है। जन्म, शादी, जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट भी ठाकुर जी के नाम जाती है। ठाकुर जी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगोम निकालकर लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। सोचिए, यहाँ ये धर्म की विडंबना दिखा रहे हैं आपको लेखक कि कैसे एक सीधी सपाट सी जमीन थी जहाँ एक साधु भिखारी की तरह आके रहता था, खाना खाता था लोगों से मांग कर और पूजा किया करता था। धीरे धीरे यही लोग जो उन्हें तब खाना दिया करते थे, चंदा, जमीन, जेवर देते 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 आज वो पूरा ठाकुर बाड़ी बन गया, एक बड़ा सा प्रांगण बन गया है मंदिर का। वहां पे कई ब्राह्मण रह रहे हैं जो उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। और अब क्या होता है कि हर एक चीज की शुरुआत ही ठाकुर बाड़ी से होती है। चाहे वो होली का पहला गुलाल गांव में कोई लगाएगा तो भगवान जी को चढ़ाएगा जाके ठाकुर बाड़ी में, दिवाली का पहला दिया जाके वहां लगाएगा, किसी के घर में कोई पर्व उत्सव है तो मिठाई, फल, कपड़े, चढ़ावा पहले ठाकुर बाड़ी में चढ़ेंगे। यानी लेखक ये कह रहे हैं कि अब ठाकुर बाड़ी से ही गांव के प्रत्येक व्यक्ति की शुरुआत होती थी और रात का अंत भी ठाकुर बाड़ी से ही होता था। यहाँ तक कि जब लोगों की फसलें हो जाती थी, कट जाती थी, तो अपनी फसल का कुछ हिस्सा ठाकुर बाड़ी को चढ़ावा चढ़ाकर ठाकुर जी को ही अपने घर वो बाकी का अनाज लेकर जाते थे। अब लेखक क्या कहते हैं, अब परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी जाते थे, मन बहलाने के लिए कभी कभी ठाकुर बाड़ी मैं भी जाता हूँ, लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। लेखक कह रहे हैं कि इधर हरिहर काका ने बहुत दिन से ठाकुर बाड़ी जाना बंद कर दिया, वरना वे भी जाते थे। लेखक भी कभी कभी ठाकुर बाड़ी जाते हैं। वे कह रहे हैं कि मैं भी कभी कभी जाता हूँ, जब मन बहलाने के लिए हरि कीर्तन वीर्तन सुनना होता है तो जाता हूँ, लेकिन वहां के साधु संत और ब्राह्मण, लेखक कहते हैं कि मुझे थोड़े से भी नहीं सुहाते, मुझे एकदम पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। ठाकुर जी के भोग लगाने और पूजा के नाम पे लोगों से वो हलवा पूड़ी सब लेते हैं और वे खुद ही दिन भर बैठ के उसका आनंद लेते हैं। अब भगवान तो खाने आते नहीं है, तो क्या कहते हैं कि ये लोग को कुछ नहीं आता है, सिर्फ बात बनाना आता है।
हरिहर काका 4 भाई हैं। अब यहाँ से ठाकुरबाड़ी की आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई कि कैसे ये ठाकुरबाड़ी बना और उसकी क्या अहमियत है और वो कैसे चलता है। अब यहाँ से हरिहर काका की स्टोरी जो है मिथिलेश्वर शुरू करते हैं कि हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं, 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों ही पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहने लगे। मिथिलेश्वर काका यहाँ छोटी सी जानकारी दे रहे हैं हरिहर काका के बारे में कि ये टोटल 4 भाई हैं, एक इनसे बड़ा है और 2 इनसे छोटे हैं, ये दूसरे नंबर के भाई हैं। तो सबकी अपनी पत्नियां हैं, बच्चे हैं। 2 के बच्चे तो मतलब बड़े हो गए हैं, जॉब करने लगे हैं, इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन हरिहर काका का कोई अपना बच्चा नहीं है। और उनकी 2 शादियां हुई थी, दोनों ही पत्नियां जल्दी देहांत हो गया उनका, तो कोई बच्चा नहीं हो पाया। लोगों ने तीसरी शादी करने की भी उनको सलाह दी, लेकिन उन्होंने लोक लाज की परवाह करते हुए बोला कि नहीं, अब मैं तीसरी शादी नहीं करूंगा और अपनी पूरी जिंदगी जो है अपने भाइयों के साथ में, उनके परिवार के साथ रहकर बिताऊंगा। तो ऐसे हरिहर काका रहने लगे अपने भाइयों के साथ, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली थी, 4 भाइयों का परिवार था, सब एक साथ रहते थे। एक दिन तो विस्फोट हो गया। अब क्या हुआ कि हरिहर काका रहते थे तो शुरू में तो क्योंकि इन लोगों के पास बहुत जमीन थी, 60 बीघे जमीन थी, तो अगर 4 भाई हैं तो 15-15 बीघे की जमीन सबके हिस्से की थी। तो हरिहर काका तो अपने भाइयों के साथ रहते थे, तो भाइयों ने अपनी पत्नियों को बोल रखा था, अपने बच्चों को बोल रखा था कि इन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए खाने पीने की। क्यों? क्योंकि उनको तकलीफ हुई तो उनकी जमीन वो किसी और को दे देंगे और उनके मरने के बाद वो जमीन हम लोग बांट लेंगे, 3 भाई 5-5 बीघे हमारे हो जाएंगे, तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो इसके चक्कर में जब हरिहर काका साथ रहने लगे तो इनकी पत्नियां शुरू में तो इनको खिलाती थी अच्छे से, जो सबके लिए बनता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पत्नियों ने अपने पतियों बच्चों को खिलाना शुरू किया और जो बच जाता था बच्चा कुचा खाने के लिए वो हरिहर काका को बाद में दे देती थी। वो अपना घर का काम भी स्वयं ही खुद करते थे, प्यास लगे तो पानी भी खुद ही लेते थे, कोई देने के लिए नहीं होता था। तो वो कुछ दिन तक ऐसे बर्दाश्त करते रहते रहे। लेकिन लेखक बताते हैं कि एक दिन विस्फोट हो गया, काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त आया था। उसी के आगमन के उपलब्ध में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने हुए थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके 3 भाई खाना खाकर खलिहान चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान में कमरे से निकल के हवेली में प्रवेश किया। तब उसके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात, माठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। अब झन्न की तेज आवाज हुई। जब उन्होंने थाली उठा के फेंक दी तो झन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आईं। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े और क्या बोल रहे थे, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें से मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब कभी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे घर तो तुम सब मौज कर रही हो मेरे पैसे पे, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। आदि आदि बोलते हुए हरिहर काका जो है वो निकल जाते हैं। क्या बता रहे हैं लेखक कि उनका जो भतीजा काम करता था, क्लर्क था शहर में,
उसका कोई फ्रेंड खाने पे आने वाला था। तो घर में अच्छे अच्छे भोजन बने थे, पूड़ी, 3-4 तरह की सब्जी, अचार, पापड़, सलाद, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, एक सुंदर सी थाली तो बनी हुई थी। और हरिहर काका की थोड़ी थोड़ी तबीयत अभी ठीक हुई थी। तो होता है ना कि जब आप बुखार से उठे तो कुछ अच्छा स्पाइसी मसालेदार खाने का मन करता है, बढ़िया कुछ खाने का मन करता है, क्योंकि दवाइयों से जबान जो है वो कड़वी हो चुकी होती है। तो हरिहर काका को खुशी होती है कि चलो भला हो उस बच्चे का जिसके वजह से इतना कुछ खाना बना है घर में। तो वे इंतजार करते हैं कि मुझे खाना मिलेगा अच्छा अच्छा आज। अब सब लोग खाना खा चुके, कोई हरिहर काका को पूछने ही नहीं आया। भाई भी खाना वाना खाकर चले जाते हैं खेत में, क्योंकि अनाज काटना वाटना चल रहा था उस टाइम, तो रात भर रहना पड़ता था ताकि जीव जंतु आकर अनाज ना खा जाएं। तो वे खेत पर चले गए ये सोचकर कि भैया ने तो खा लिया होगा। और उनकी पत्नियों ने हरिहर काका को खाना ही नहीं दिया। जब कुछ देर उन्होंने देखा कि ये तो सब किसी ने दिया ही नहीं, तो वो खुद ही दलान से निकल के आंगन में आए कि मतलब पापा जाएं खुद ही खा लें। तो जब वो खाने बैठे तो सुबह का बचा हुआ चावल, माठा मतलब दही में पानी डाल के, जिसे छाछ कहते हैं ना, उसे गांव में माठा कहते हैं। तो थोड़ा पानी पानी होता है, नमक डाल के भात, माठा और अचार के साथ उन्हें खाना परोस दिया। अब हरिहर काका तो मूड बना के आए थे। अब आप ही सोचिए कि आप किसी पार्टी में जाएं ये सोच के कि ये खाऊंगा वो खाऊंगा वो खाऊंगा, और वहां जाके पता चले कि ये सब वहां है ही नहीं, तो फिर आपको गुस्सा तो आएगा। हरिहर काका का भी उस दिन जो पेशेंस था, जितने दिन से जो उन्होंने अपने आप को संभाले रखा था, वो जवाब दे गया और वो पूरा बिफर उठे, थाली उठाई और आंगन में फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाकर बाहर निकल गए कि तुम लोग को क्या लगता है कि मैं फ्री का खाता हूं? मेरी 15 बीघे जमीन है, उसी की अनाज इस घर में आती है जिससे तुम सब खा रहे हो, और मुझे ऐसा खाना देते हो? मैं तुम लोगों को अब दिखा दूंगा। ऐसा कहते हुए वे चले गए। अब क्या होता है, हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दलान में ही विराजमान थे। किसी काम से ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी वहां आए हुए थे। वार्षिक हुमा के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। वार्षिक कोई उत्सव होता होगा मंदिर का, तो उसके लिए इनके घर से घी और शक्कर लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजरना उचित नहीं समझा। तत्काल टीका तिलक लगा, कंधे पर सामान लिखी, चादर डाला, ठाकुर बाड़ी चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काके दलान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही काका मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर जाने नहीं दिया और अपने साथ ठाकुर बाड़ी ले आए। हरिहर काका गुस्से से निकल के अब खेत की तरफ जाने लगे कि अब अपने भाइयों को जाके मैं उनकी पत्नियों की करतूत बताऊंगा और कह दूंगा कि मेरा सब अलग करो, मैं अलग रहूंगा। लेकिन पुजारी ने जाके, जो हेड पंडित जी होते हैं ठाकुर बाड़ी के, उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी क्या कहते हैं ना कि लोहा जब गर्म होता है ना तभी चोट करनी चाहिए। जब लोहे से कोई आकार बनानी हो, लोहे की कोई बर्तन बनाना हो, औजार बनाना हो, तो लोहे को पहले गर्म किया जाता है। उस हिसाब से जब आप उसे मोड़ेंगे तो कोई भी डिजाइन लोहे की मिल जाती है। अब पुजारी जी को ये सही समय महसूस हुआ कि अभी लोहा जो है वो गर्म है, मतलब हरिहर काका अभी गर्म है और इन्हें अभी जो चाहे हम लोग करवा सकते हैं। तो वो खलिहान की तरफ जा रहे, हरिहर काका को पकड़ के कहाँ ले आते हैं? ठाकुर बाड़ी लेके आते हैं कि चलिए चलिए कुछ काम है आपसे। हरिहर काका चले जाते हैं उनके साथ। एकांत कमरे में उन्हें बैठाया, खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं तुम इस बंधन से कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ साधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं करते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कह दो और देख लो कि अपना खेत उन्हें ना देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश कह नहीं रहा था। पंडित जी अब समझा रहे हैं
कि भगवान में भक्ति लगाओ, क्यों मोह माया के बंधन में पड़ गए हो। तुम्हारे पास 15 बीघे जमीन है, इसीलिए तुम्हारे भाई और भाई का परिवार जो है वो तुम्हें पकड़ा हुआ है। तुम कल को कह दो कि अपनी जमीन में से तुम किसी को कुछ नहीं दोगे, वो तुमसे कल से बात करना छोड़ देंगे। तो भगवान की भक्ति में मन लगाओ। मैं कई दिन से सोच रहा था कि तुमसे बात करूं, लेकिन संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहा था। पंडित जी पूरा घुमाए जा रहे हैं हरिहर काका को। अब क्या कह रहे हैं कि अपनी बात समाप्त करके महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। अब उन्होंने जितना कुछ षड्यंत्र करना था कर लिया और काका के दिमाग में डाल दिया और उसके बाद चुप हो गए। साधने लगे कि काका किस हिसाब की प्रतिक्रिया रिएक्शन देते हैं। तो क्या कहते हैं, उन्होंने मुंह से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे नहीं रहे। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया। उसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करो। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका को मना करने के बावजूद एक सुंदर कमरे में पलंग बिछा दिया, पलंग पर लिटाया। महंत जी उन्होंने पुजारी जी समझा दिया कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी के एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई थी। अब क्या कह रहे हैं कि इतना कुछ समझा लिया तो हरिहर काका के चेहरे के रिएक्शन को भांप लिया पंडित जी ने और समझ गए कि अब ये मेरी लपेटे में आ रहा है, अब मैं इसे ले सकता हूं, जो करवाना चाहे करवा सकता हूं। अब उन्होंने क्या किया, तुरंत 2 सेवक बुलाए ठाकुर बाड़ी में और बोले कि हरिहर काका के लिए एक अच्छा कमरा तैयार करो, अच्छा भोजन तैयार करो। और जितना समय उनको बोलने में नहीं लगा उससे कम समय में ही उनके सेवकों ने एक बढ़िया सा बेडरूम में एक बढ़िया पलंग चद्दर लगा के साफ सुथरा और उनको ले जाके वहां लेटाया गया। अब देखिए, अब इतनी तो कभी मिली ही नहीं थी हरिहर काका को सुविधाएं जो ठाकुर बाड़ी में मिल रही है। क्या क्या मिल रही है, रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे कभी नहीं खाए थे उन्होंने। घी टपकते हुए मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर। छेने की तरकारी मतलब पनीर की सब्जी, दही, खीर। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने कभी नहीं पाया था। देव स्थान में रात के खाने के लिए हरिहर काका को जो खाना दिया गया वैसी मिठाई और तरह तरह का भोजन उन्होंने कभी नहीं खाया था। घी टपकते मालपुए, रसबुनिये, लड्डू, छेने की तरकारी, घी और भी न जाने क्या क्या पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से हरिहर काका को खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म की चर्चा कर रहे थे और क्या बता रहे थे, क्या कह रहे हैं कि हरिहर काका को कभी भी इतना स्वादिष्ट और इतना सारा भोजन नहीं मिला था, न इतना सेवा सत्कार मिला था कि ठाकुर बाड़ी के पंडित जी खुद उन्हें परोस के खाना खिला रहे हैं। बगल में बैठे एक महंत जी उनसे भक्ति और भगवान की बातें कर रहे हैं। अब हरिहर काका को इसका आनंद आने लगा था। उन्हें लगा कि ओह, ये तो स्वर्ग है। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। अब क्या कहते हैं कि रात को उनके भाई आते हैं हरिहर काका के, तो पंडित जी उनके साथ हरिहर काका को जाने नहीं देते हैं। तो उदास होके भाइयों को लौटना पड़ता है, क्योंकि वे जब लौट के आते हैं और उनको सारी बात पता चलती है तो पहले तो अपनी पत्नियों को बहुत डांटते हैं, उसके बाद वे भाई को मनाने पहुंचते हैं। तो भाई के पास तो पंडित जी हाजिर थे। वे बोलते हैं कि आज वे कहीं नहीं जाएंगे, आज वे यहीं आराम करेंगे, कल ले जाना इन्हें। अब रात भर अच्छे खाना पीना खाया, साफ सुथरे पलंग पे सोए। सुबह तत्काल होते ही भाई वापस पहुंच गए और उन्हें मनाकर माफी मांगकर उन्हें घर लेकर आए। अब खून का रिश्ता था। अब उन्हें लगा कि चलो भाई इतने आए हैं तो उनके साथ चले चलता हूं। अब ना पंडित जी ने गांव वालों को कुछ बताया था ना घर वालों ने कुछ बताया था, लेकिन पता तो सबको सारी बात चली गई थी। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो।
अब लोगों को तो मसाला चाहिए, है ना। तो लोग अपने अपने कयास लगा रहे थे। क्या क्या कयास? कोई कहता था दे देना चाहिए, क्या करेंगे लेके ठाकुर बाड़ी में सारी जमीन दे दें और वहां आराम से रहें। कोई कहता था कि भाई ये अपना रिश्ते खून नाते हैं, उन्हें छोड़ा जाता है क्या, भाइयों के साथ रहना चाहिए। लेकिन लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ तो हो, कुछ तो हो, लोगों को मसाला चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि हालांकि ऐसी क्रम में बातों में घरमाहट भरी होने लगती है। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में दो वर्गों में बंटने लगते हैं। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू तू मैं भी होने लगी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे। तब यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरा ठाकुर बाड़ी नहीं कर सकेगा। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुर जी से जुड़े रहेंगे। असल में सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था। तब साधु संतों के गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते थे। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। और दूसरे वर्ग के लोग प्रगतिशील विचार वाले लोग थे। वैसे किसान हैं जिनके हरिहर काका और औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दो वर्ग में पूरा गांव बट गया था। एक वर्ग था ठाकुर बाड़ी के समर्थन में कि ठाकुर बाड़ी को अपनी 15 बीघे की जमीन दे दे हरिहर काका और जीवन पर्यंत भगवान की भक्ति करें, आराम से बैठे खाएं और इतना बड़ा ठाकुर बाड़ी बन जाएगा उनके पैसे से कि पूरे इलाके में ऐसी मंदिर दूसरी नहीं होगी। क्योंकि वो लोग रोज शाम को जाते थे, भोग लगाते थे, खाते थे, तो मंदिर की बात करते थे। एक वर्ग था जो परिवार से जुड़ा हुआ था, तो वो चाहते थे कि नहीं भाई क्यों किसी को दे दें, अपने भाइयों की जमीन है, उनकी पत्नियां भाई बच्चे हैं, उनको दे, उनके साथ रहें, क्योंकि खून का रिश्ता है। तो अब गांव में ऐसी हलचल तो थी, लेकिन अब लोग कुछ इंतजार कर रहे थे कि कुछ घटे। लेकिन अब वो भाई तो लेके चले गए थे हरिहर काका को, और महंत जी को अब चिंता हो रही थी कि बीतते समय के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी कि जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं सारी संपत्ति, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार माया मोह में बन जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी को टेंशन हो रहा था कि वो घर चला गया है, मोह माया के बंधन में फिर फंस जाएगा, तो मैंने जो मछली जो है वो फांसी थी वो तो उड़ जाएगी। तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि इनका अपहरण करके उनको किडनैप करके ले आता हूं और जबरदस्ती अंगूठे के निशान ले लूंगा। कुछ दिन बाद वे खुद ही मान जाएंगे। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के आदमी थे। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल की है। आधी रात के पास ठाकुर बाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भला गणासा बंदूक लेकर एकाएक हरिहर काका के दलान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर बांध कर भाग चुके थे। तो जो प्लान बनाया था उन्होंने बहुत ही गुप्त तरीके से बनाया था और उन्हें किडनैप करके वे लेकर आ जाते हैं। अब उनके भाई जो हैं वो ढूंढने लगते हैं कि कौन ले गया। वो तो समझ जाते हैं कि ठाकुर बाड़ी से लेके जाते हैं। वे पुलिस के साथ वहां पहुंचते हैं। इन लोगों ने जबरदस्ती अंगूठे का निशान लेकर हरिहर काका का और उन्हें एक कमरे में बांध दिया था कि यहाँ रहेंगे, कुछ दिन बाद इनका अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगा। लेकिन भाई जो है वो समझ जाते हैं कि इन्हें जबरदस्ती लेकर ठाकुर बाड़ी में बंद किया गया है। तो वो पुलिस लेकर वहां पहुंचते हैं। पहले पुलिस पूछताछ करती है तो वहां कोई उन्हें मिलता नहीं है। बाद में क्या होता है कि एक कमरे में घुसती है पुलिस और वो गेट खोलती है तो देखती है कि हरिहर काका वहां पे बंधे हुए थे। लेकिन तभी क्या होता है कि पुलिस उन्हें छुड़ाती है, घर लेके आती है। अब घर में भाई परेशान करने लगते हैं। क्यों? उन्हें डर है कि फिर से महंत ऐसा कुछ करेगा और उसने जबरदस्ती अंगूठे का निशान भी ले रखा है। तो अब भाई चाह रहे थे कि हरिहर काका अब ये अपनी जमीन जो है वो हमारे नाम कर दें। लेकिन हरिहर काका जो है वो कह चुके थे कि अब मैं अपने जीते जी अपनी जमीन ना ठाकुर बाड़ी को दूंगा ना अपने भाइयों को दूंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद ये मेरे भाइयों का स्वयं ही हो जाएगा। इसलिए मुझे ये किसी के नाम लिखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन उनके भाई मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेखक लिखते हैं कि हरिहर काका के साथ अब उनके भाइयों की मारपीट शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर में नहीं रहना चाहते थे, वे उस घर से बाहर गांव में भागना चाहते थे, परंतु उनके भाइयों ने उन्हें बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में समर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्होंने पहले बंद ही नहीं किया। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दलान में जुटने लगे थे। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक चली गई, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग वहां के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी वह तत्परता और फुर्ती दिखाई कि काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई। वह पुलिस की जीप के साथ आधम के। अब घर में जो स्थिति काका के साथ महंत जी ने अपने ठाकुर बाड़ी में की, वही स्थिति यहाँ भाई घर में कर रहे थे। उन्हें जबरदस्ती पकड़ के मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन चूंकि वो चिल्लाने लगे थे तो उनकी आवाज गांव में पहुंच गई थी, तो सब लोग आकर जुगड़ गए। तो सबको तो वे कह रहे थे कि हमारे घर का मामला है, तुम लोग मत बोलो, लेकिन महंत जी पीछे नहीं हटना चाहते थे। वे अब इस बार वे पुलिस लेकर वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस से काका को क्या किया जाता है, अपने भाइयों से बचाया जाता है, छुड़ाया जाता है। अब क्या होता है कि हरिहर काका अब अलग जाके रहने लगते हैं, न भाइयों के साथ न ठाकुर बाड़ी में। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत जी की काफी प्रयास किए गए। क्यों? अब उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए महंत जी को यह चिंता थी कि कहीं इनके भाई फिर ना उठा ले जाएं, भाइयों को चिंता थी कि कहीं महंत जी फिर ना उठा ले जाएं। तो उन लोगों ने पुलिस से लाग लपेट लगाकर उनको 4 बंदूकधारी, 4 हवलदार पुलिस जो है उनकी सुरक्षा में सिक्योरिटी की तरह वहां तैनात कर दिया गया कि ये कहीं जा ना पाए, यहीं रहें और सुरक्षे में रहें। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगे तो ठाकुर बाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे, और यही चिंता महंत जी को भी थी। तो इन दोनों ने, भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगाकर पैसा खर्च करके पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम था कि व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। अब एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 4 जवान तैनात कर दिए गए। क्यों? क्योंकि महंत जी लोगों की और उनके भाइयों की सबकी पैरवी लगी हुई थी कि हरिहर काका को सावधानी से रखा जाए, अपने अपने स्वार्थ के लिए। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बाड़ी और भाइयों की ओर से ही मिल रही है। गांव में एक नेताजी हैं। अब देखिए, ये लोग तो अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। अब गांव में एक नेताजी भी हैं। माने पंडितों की बात हो गई, परिवारों की बात हो गई, तो पॉलिटिशियंस कैसे बच जाए। तो अब यहाँ पे पॉलिटिशियंस पे एक छोटा सा व्यंग करते हुए मिथिलेश्वर लिखते हैं कि गांव में एक नेताजी थे। वह ना तो कोई नौकरी करते थे, न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते थे। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। नेताजी क्या कहते हैं कि हरिहर, तुम अपनी जमीन सरकार को दे दो, तो यहाँ पे एक हरिहर उच्च विद्यालय बना देंगे, हाई स्कूल, तुम्हारा जिंदगी भर नाम रहेगा, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे और नेताजी की राजनीति चमक जाएगी। लेकिन हरिहर काका सब देख चुके थे, सुन चुके थे, समझ चुके थे, इसलिए अब उन पर किसी के बात का कोई असर नहीं पड़ता था। हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन ही अपने जिंदगी शेष दिन काट रहे थे। एक नौकर रख दिया गया था, उन्हें बनाता खिलाता था। उनके हिस्से की जमीन पे जितनी फसल होती थी उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात करते, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं देते, खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्च पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास।
अब तक जो नहीं खाया था दोनों जो उनका भोग लगा रहे हैं। सिक्योरिटी के नाम पे 4 पुलिस वाले हैं जो कि हरिहर काका की जमीन पे ऐश कर रहे हैं। एक नौकर रख दिया गया है जो उन्हें कुछ भी बनाता खिलाता है, वो भी ऐश कर रहा है। हरिहर काका को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, बस अपनी बची हुई जिंदगी के दिन काट रहे हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मिथिलेश्वर ये बताना चाहते हैं कि हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग जो कल को असमर्थ हो जाते हैं, किसी काम करने के लायक नहीं रहते हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। अगर उनके पास अधिक धन है तब तो उस लालच में कुछ स्वार्थवश रखते भी हैं, और अगर वह धन जिस दिन मिल जाता है उन्हें, फिर वो उन्हें एक नौकर के जैसा भी भाव नहीं देते, खाना नहीं देते, पूछते नहीं, उनके रोज मरने की इच्छा करते हैं। ऐसी ही एक कहानी बूढ़ी काकी प्रेमचंद ने लिखी थी, आप पढ़ें, वो कहानी भी बहुत अच्छी है। आशा करती हूँ आपको मिथिलेश्वर की यह हरिहर काका पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, और उतनी बड़ी कहानी उतनी बोरिंग भी नहीं लगी होगी। तो आपके कुछ प्रश्न हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलें। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।